गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एनडीसी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर के आए हैं छठी क्लास करंट जीके की 2020 सीरीज के साथ में। थोड़ा सा आज गला खराब है, लेकिन गला चाहे खराब हो, मौसम की वजह से हो, करंट जो जीके की सीरीज है वो नहीं रुकनी चाहिए। आपने उम्मीद है पहली 5 क्लासेस को नोट किया होगा, यानी जो पहली 5 क्लासेस में आपको 100 प्रश्न मिले हैं वो वाकई में 100 प्रश्न न होकर के 500 प्रश्नों का संग्रह है। तो आप उनको नोट करें, साथ साथ में आगे से आगे सीरीज को भी देखते चलें और लोगों तक ये बात को पहुंचाएं, ताकि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं वे मुख्य रूप से जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उनके जो कंटेंट है उनको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को तैयार किया गया है, तो आपको उनमें उचित सफलता मिल सके। आइए छठी क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न जो है वो क्या है, देखें। चाबहार बंदरगाह, देखें, चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए भारत का किस देश के साथ में समझौता हुआ है, आपको ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखें, ईरान, इराक, सऊदी अरब और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ईरान। आपको पता होना चाहिए भारत और ईरान के मध्य में चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान के अंदर स्थित है। देखिए भारत जो है, भारत में यहाँ पे मुंबई, मुंबई से जो है डायरेक्ट उस बंदरगाह से संपर्क है। आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़े हुए हैं, और अफगानिस्तान के इधर जो ईरान है, ईरान में दक्षिण पूर्व जो तट है, कौन सा तट हो गया, दक्षिण पूर्व तट, वहाँ पे जो एक बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है चाबहार। ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है और कौन सी खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में स्थित है। वहाँ बंदरगाह को विकसित करने के लिए 2015 में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पे ईरान के जो राजनयिक थे उनके मध्य समझौता हुआ है। इस बंदरगाह को विकसित किया जाएगा ताकि समुद्री रास्ते से व्यापार को अधिक सुलभ बनाया जा सके। अच्छा, दूसरी बात, ये जो एक पाकिस्तान के अंदर 72 किलोमीटर की दूरी पर जो एक अन्य बंदरगाह है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहाँ से नज़दीक होने की वजह से ये जो है इसमें अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक रूप से सुदृढ़ता के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, ईरान में। ईरान आपको इस वजह से भी ध्यान में होना चाहिए, अभी कुछ समय पहले ईरान के जो राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति, उनका निधन हो गया था, ठीक है। उसके बाद में 9वें राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेस्कियान की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो आप देखें ये जो बंदरगाह है इसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाबहार लिंक परियोजना का संबंध किससे, ईरान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नवीनतम यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, इसको TTDI भी कहते हैं। TTDI का मतलब क्या हो गया, T से हो गया ट्रेवल, T से टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। TTDI के अंदर भारत का स्थान आपको पूछा गया है। तो आप देखें कौन सा स्थान है, 63वां, 54वां, 39वां या 134वां। सही जवाब हो जाएगा 39वां। देखिए कोविड के बाद से थोड़ी सी बद इंतजामी के कारण से इस रैंकिंग में भारत का स्थान गिरा है। देखिए इसमें स्कोर जो है, स्कोर 1 से लेकर के 7 के मध्य दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो भारत का स्कोर है वो 4.25 है। हालांकि आपको स्कोर नहीं पूछेंगे,
लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ देश है जिनका स्कोर 7 के आसपास रहता है, उनमें यूके हो गया, यूएसए है, स्पेन है, जापान है। ये सारे के सारे देश इस रैंकिंग में कहीं ना कहीं भारत से बहुत आगे है। जबकि भारत का स्थान अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, 39वां स्थान TTDI रिपोर्ट में। और जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए लोकसभा चुनाव जो 2024 के अंदर हुए थे मई के अंदर, उसी समय अलग अलग 4 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव भी थे। उन विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री जो नियुक्त हुए, निर्वाचित हुए, उनके कार्यकाल यानी उनका कौन सा कार्यकाल अभी स्टार्ट हुआ है उसको लेकर के प्रश्न है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के सीएम है, सिक्किम की। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश। मोहन चरण मांझी उड़ीसा। इनका कौन सा कार्यकाल अभी स्टार्ट हुआ है उस बारे में बात की जा रही है। तो पहले मिलान करते हैं, देखते हैं। प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के सीएम बने हैं, और ये सिक्किम के सीएम बने हैं दूसरी बार, तो ये यहाँ पे मैच करेंगे। जबकि पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के, इनका कार्यकाल तीसरा कार्यकाल था ये। अगर बात करें एन चंद्रबाबू नायडू, तो ये आपको पता होना चाहिए टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका ये चौथा कार्यकाल था। जबकि मोहन चरण मांझी उड़ीसा, इनका ये पहला कार्यकाल, यानी कि अगर ऑप्शन से मैच करें तो प्रेम सिंह तमांग तीसरे ऑप्शन से मिलान करेंगे, इनका दूसरा कार्यकाल था। अगर बात करें पेमा खांडू तो इनका तीसरा कार्यकाल था। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का हो जाएगा पहला, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का ये कौन सा कार्यकाल था, चौथा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा दूसरा। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं, ये कौन सी पार्टी से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक सिक्किम के अंदर पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और आपको पता हो इनको वहां पे 32 में से 31 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त हुई, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है, और ये छठे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। अगर बात करें पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, इनका तीसरा कार्यकाल है, और ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे युवा सीएम बने थे वहां पे। अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू, आपको पता होना चाहिए लोकसभा में चुनाव जो संपन्न हुए उनमें आंध्र प्रदेश के इन्होंने जो है एनडीए की एक गठबंधन के रूप में इन्होंने अपना सहयोग दिया था, और ये टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये इनका चौथा कार्यकाल है। जब 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे, उस समय दूसरी बार ये सीएम के रूप में चुने गए थे। और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश में जो डेप्यूटी सीएम है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इनकी पार्टी का नाम मैं बता देता हूं, पवन कल्याण, अभिनेता भी हैं। पवन कल्याण जो है डेप्यूटी सीएम के रूप में आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए थे। इनकी पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर बात करें अपने अगले प्रश्न पे, इसी में मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा में केंदुझर जगह है वहां से नियुक्त हुए 24 साल बाद, जो उड़ीसा में, जो आपको पता होना चाहिए नवीन पटनायक का राज था बीजेडी, उनको सत्ता से हटा करके पहली बार और 24 सालों बाद में उड़ीसा के अंदर बीजेपी के कोई उम्मीदवार जो है वो सीएम के रूप में चुने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, आप नोट करते चले साथ साथ में, और थोड़ा सा गला खराब है तो यहाँ पे आपको लगे इसको नोट साथ में नोट करते रहे। देखिए
अगला प्रश्न जो है वो अवार्ड से संबंधित है। क्या प्रश्न कह रहा है देखें, भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024 से सम्मानित हुई आशा कुमारी का संबंध कहां से है? महिला सशक्तिकरण को दर्शाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन देखें, लांबी अहिर पंचायत झुंझुनू, सोनगांव पंचायत डीग, बरौली छार, छापर नहीं है, बरौली छार ग्राम पंचायत भरतपुर, गोपालपुरा सुजानगढ़। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोनगांव पंचायत डीग। देखिए सोनगांव पंचायत डीग की जो सरपंच है उनका नाम क्या है? आशा कुमारी। और आशा कुमारी को 2023 के अंदर नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार भी मिला था। और इस वर्ष इन्हें जयपुर के अंदर समारोह जयपुर में आयोजित हुआ था। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में इनको भारत भूटान समरसता अवार्ड से नवाजा गया। ध्यान रखें। अच्छा, अगर आपने पूर्व की कक्षाएं देखी है, नहीं देखी है, जरूर जाकर के देखें। आपने सुना होगा ये पंचायत भी इंपॉर्टेंट है, लांबी अहिर पंचायत। यहाँ के सरपंच का नाम क्या है? नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहते हैं। और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के CDP सम्मेलन में भागीदारी दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये ग्राम पंचायत भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अन्य दो ग्राम पंचायत, तो इनका संबंध कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा यशस्वी सरपंच के रूप में पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ के जो सरपंच हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सोनगांव पंचायत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजकल जमाना किसका है? AI। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको कहते हैं कृत्रिम मेधा। मेधावी छात्र होते हैं, जैसे कि आप सभी जो इसको शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और ढंग से नोट डाउन कर रहे हैं, मेधावी छात्र है, इंटेलिजेंट छात्र है। इंटेलिजेंस के लिए वर्ड यूज होता है मेधा। आजकल AI का जमाना है, तो आपने देखा होगा हर न्यूज चैनल, हर जो न्यूज चैनल है वो क्या कर रहा है? एडॉप्ट कर रहा है ऐसे रोबोट को या ऐसी तकनीक को एडॉप्ट कर रहा है ताकि मतलब खर्चा बचाया जा सके, या विज्ञान के उन्नति को मापने का एक तरीका हो गया। उसी क्रम में दूरदर्शन DD किसान जो चैनल आता है, उन्होंने 2 AI एंकर को नियुक्त किया है। उनके नाम से स्पष्ट हो जाएगा, किसान है तो कृषक, और कृषक भूमि के ऊपर ही पैदावार करता है। तो कृषि और भूमि जो है, इसके 2 नए AI एंकर लॉन्च किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। आपने देखा होगा सना जो है एक आज तक चैनल है। आज तक चैनल पर आपने PM नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा होगा जो सना ने किया था। सना जो है वो आज तक की पहली जो है वो AI एंकर के रूप में आई थी। जबकि आपने एक और देखा होगा, नाम सुना होगा न्यूज चैनल्स के अंदर, जारा सतावरी जो है मिस वर्ल्ड AI के रूप में भागीदारी पेश करेगी। यानी जो AI के जो मिस होंगे, मिस AI के रूप में इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। जारा सतावरी, इनको बनाया किसने, उनका नाम अगर आपको पता हो तो ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? DD किसान चैनल पर 2 AI, कृषि और भूमि 2 और 3। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? विज्ञान के लिहाज से भी आपको पता है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 5 प्रश्न विज्ञान संबंधित आते हैं, जबकि 10 करंट GK के प्रश्न भी आते हैं। वो कहीं ना कहीं वर्तमान में हो रहे
पर्यावरणीय सम्मेलनों या जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है उन पे प्रश्न आता है। तो उसी संबंधित एक प्रश्न है, वर्ष 2024 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? कोप कोप की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कुछ देशों का एक समूह है जो पर्यावरणीय सम्मेलनों के ऊपर बैठक करके उनमें सुधार के लिए सुझाव देता है। ये जो कोप 29 है ये इस साल आगामी आयोजित होने वाला है। कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अजरबैजान, फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर ये सम्मेलन प्रस्तावित है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो कोप 27 और कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। कोप 27 का जो आयोजन हुआ वो हुआ शर्म अल शेख, जो मिस्र के अंदर एक जगह है, वहां पे आयोजित हुआ। जबकि अगर बात करें कोप 28, यह आयोजित हुआ दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहने का मतलब ये है प्रत्येक प्रश्न जो है और उसका ऑप्शन है, हम वहां पे जाकर के एक एक ऑप्शंस के ऊपर जाकर के अपनी गहन तैयारी को जांचेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि कम समय के अंदर आप अधिक से अधिक प्रश्नों की जानकारी एक ही जगह पर समझ सके, नोट कर सके। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, पीएम ई बस सेवा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, उसके उद्देश्य से इन्होंने एक योजना लागू की है। ठीक है, उसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित है आपको बताने। तो जयपुर देश राज्य की राजधानी है, उसको शामिल करते ही हैं। अन्य ऑप्शंस के अंदर भीलवाड़ा में भी योजना है और साथ ही साथ में बीकानेर के अंदर भी ऐसी बात कही गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर के अंदर जो है वो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि 500 बसें, ये योजना 16 अगस्त 2023 में राष्ट्रीय स्तर पे योजना घोषित की गई, लेकिन इसको अभी ये वर्किंग मोड पर है और पहले से राज्य के 3 जिले प्रस्तावित है। जब भी योजना ये लागू होगी तब जयपुर के अंदर, तब पूरे राजस्थान में 500 बसें, ई बसें यानी जो बिजली से चलने वाली बसें हैं वो संचालित होगी। उनमें से जयपुर में सर्वाधिक 150 के आसपास, जबकि अन्य जिलों में भी, उनमें बीकानेर और भीलवाड़ा भी पहले चरण में शामिल है। 50-50 बसें यहाँ भी चलाई जाएगी, यानी पूरे भारत में जो बसें चलाई जाएगी उनमें 500 बसें प्रस्तावित है जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर के। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी डीप में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सोलर प्लांट हर जगह लग रहे हैं, आपको पता है, उसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है जहाँ पे 100% सोलर एनर्जी पर वो निर्भर है? ये देखें, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जैन विश्वविद्यालय जोधपुर, MDSU अजमेर या महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। सही जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय उदयपुर में। यहाँ पे जो पूरे विभाग हैं वो 100% सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाले समय में जो योजना है वो हर विश्वविद्यालय तक पहुंचेगी और सभी विश्वविद्यालय इसी के अधीन संचालित होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के, क्या प्रश्न कह रहा है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। पूरा नाम देखें,
हरिभाऊ किशन राव बागड़े, इनका संबंध कौन से राज्य से है? महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र में 5 बार वहां पे एमएलए भी रहे। ये महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वहां पे अध्यक्ष के रूप में भी रहे, और अभी इनको गत माह में जो है वो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये देखें कितने नंबर के, तो 45वां, यानी ये 45वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राज्यपाल को शपथ इन्होंने दिलाई और उस पद पर कौन वर्तमान में आसीन है, जिनके बारे में हम पहले की कक्षाओं में बात कर चुके हैं। अगर मेरा प्रश्न आपसे ये हो कि इनसे पूर्व में 44वें जो क्रम के अंदर व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरिभाऊ किशन राव वागड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्हें राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल्पतरु संस्थान की तरफ से वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक का सम्मान किसे मिला? आपके सामने देखो, ये पहली बात करते हैं। ये कल्पतरु संस्थान है, मोटे तौर पे 2011 से जयपुर में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन इससे पहले 30 वर्ष पहले भी जो टोंक के अंदर लांबा जगह है वहां पे इसकी नींव डल चुकी थी। और ये जो संस्था है ये न केवल भारत के 22 राज्यों में बल्कि 3 देशों के अंदर पर्यावरण से संबंधित अपने सरोकारों को अंजाम देती आई है। और इस संस्था के द्वारा जो अभी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक के रूप में किसे सम्मान दिया गया है, तो उनका नाम है, देखिए 4 ऑप्शन है, अंजू चौधरी, उमा व्यास, रेणु राष्ट्रदीप और रितेश दुबे। सही जवाब हो जाएगा उमा व्यास। थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। उमा व्यास जो है ये पहले अध्यापिका के पद पर कार्यरत रह चुकी थी और वर्तमान में इनका चयन जो है वो एसआई उप निरीक्षक के रूप में भी हुआ था, यानी प्रशिक्षु एसआई के रूप में ये वर्तमान में है। और इन्होंने 22,000 से अधिक पेड़ लगाए और साथ ही साथ इंडो नेपाल जो सीमा है उनको सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने जो है इनको भारत के अंदर नामित किया गया इस संस्था के द्वारा कि ये इस जगहों पर अधिक से अधिक 22,000 वृक्ष लगाना अपने आप में एक बड़ी बात है। सरकार के द्वारा, हमारे सीएम भजन लाल जी के द्वारा भी जो है इस योजना को आपको पता होना चाहिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत राजस्थान में 23 जून 2024 से हो चुकी है, जिसकी शुरुआत पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब? 2024 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन। उसके बाद में शिक्षा विभाग के रूप में भी ये बात आई कि 7 अगस्त को अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण किए जाएंगे, किए गए भी हैं। तो इसी उद्देश्य से जो व्यावसायिक संस्था है, जो प्राइवेट संस्था है, उनके द्वारा उमा व्यास को जो है वो इस सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक के रूप में पुरस्कृत किया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले आपको एनडीसी क्लासेस की द्वारा जो आगामी 13 अक्टूबर को रविवार के दिन हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 अगस्त है। उसमें अधिक से अधिक, अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, जिन बच्चों ने 12th पास आउट की है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी है उनके पास में अपनी तैयारी को जांचने का एक बेहतर मौका है, बेहतरीन मौका है। आपने अभी तक
हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन चैनल को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाकर के डाउनलोड करें। और साथ ही साथ इस प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें आप 21,000 तक के इनाम जीत सकते हैं, जीतने का मौका भी है, साथ ही साथ तैयारी को सुदृढ़ करने का मौका है। तो आप 13 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा में अधिक से अधिक भाग लें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के जो आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या देखें, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शंस क्या है देखें, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर। इसका सही जवाब हो जाएगा झुंझुनू। आइए थोड़ा सा बात करते हैं क्या होता है एसडीजी। तो आपको पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 17वां अधिवेशन कब हुआ था? 25/9/2015 को। कब हुआ था? देखें, 25/9/2015 को जो 17वां सम्मेलन हुआ था। इस वर्ष प्रस्तावित कौन सा है? 79वां। तो जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 2030 की बात की गई थी। एजेंडा 2030 यानी आगामी जो 15 वर्ष है उनमें हम किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, वो देश के स्तर पे भी तय किया गया था, साथ ही साथ देश के प्रत्येक राज्य के अंदर भी तय किया गया था। तो अगर बात करें एसडीजी इंडेक्स 5, इसका जो वर्जन है 5.0, उनकी रैंकिंग के अंदर झुंझुनू जो है वो पहले स्थान पर है। इसमें कुछ अंक दिए जाते हैं। अंक अगर पूछें, झुंझुनू के अंक है 66.44, जो कि राजस्थान, अगर ओवरऑल राजस्थान के आपको अंक पूछेंगे तो राजस्थान के अंक है 59.11। राजस्थान के अंक कितने हो जाएंगे? मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। अगर आपसे राजस्थान के टोटल अंक पूछे 59.11, जबकि इसमें नागौर द्वितीय स्थान पे रहा, सीकर तृतीय स्थान पे और जैसलमेर अंतिम स्थान पे रहा इस डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, और उसका जो स्कोर था वो 50.3 के आसपास रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दें कि ये जो एसडीसी रैंकिंग है उसमें झुंझुनू ने 66.44 अंकों के साथ में प्रथम स्थान पे रहा, जबकि राजस्थान के अंक आपसे पूछे तो 59.11। और ये जो है इसमें टोटल 95 जो है फ्रेमवर्क के अंतर्गत 16 गोल्स के पॉइंट डिस्कस करते हुए रैंकिंग दी गई थी। झुंझुनू आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पे रहा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? नियुक्ति से संबंधित है। नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, मार्क रूटे, उर्सुला बॉन डेर लेन या क्लॉडिया शैनबॉम? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मार्क रूटे। कुछ कुछ विदेशी नियुक्तियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं नाटो के बारे में आपको बताऊं, नाटो यानी कि नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी को संधि कहते हैं, संगठन जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1949 को की गई थी और वर्तमान में टोटल
32 देश इसके सदस्य है। और अगर आपसे पूछे कि 32वां देश कौन सा जुड़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। जरूर ध्यान दें। और साथ ही साथ नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ब्रुसेल्स में। मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, पूर्व कक्षाएं आप नोट कर रहे हैं, तो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पे इस वर्ष कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें फटाफट से। देखें तो ये जो मार्क रूटे हैं, इनको 1 अक्टूबर, मतलब इनको नियुक्त कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 से ये जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। इनमें ऑप्शन और भी हैं। उर्सुला वॉन डेर लेन, आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय संघ है, उनकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन को चुना गया है दूसरी बार लगातार। जबकि क्लाउडिया शैनबॉम जो है, ये मैक्सिको, क्लाउडिया शैनबॉम जो है वो मैक्सिको की सब पहली महिला पीएम बनी है। मैक्सिको की फर्स्ट महिला कौन? क्लाउडिया शैनबॉम। जबकि उर्सुला वॉन डेन जो है वो यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है। जबकि नाटो का नया महासचिव किसे बनाया है? मार्क रूटे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है खेलों के लिहाज से। और देखिए, अंडर 17 जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? अम्मान में। कहाँ की राजधानी है ये? जॉर्डन की। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि इसमें भारत के द्वारा कुल 4 स्वर्ण पदक जीते गए। और ये देश के लिए गर्व की बात है कि इन चारों के चारों स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़कियां थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुल 11 पदक जीते गए, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। कुल 11 पदकों में 4 स्वर्ण पदक महिलाओं ने, लड़कियों ने, अंडर 17 है, लड़कियों ने अलग अलग भार श्रेणी में जीते। कब कब कौन से में थे? 46 केजी के अंदर जो है वो जीतने वाली लड़की कौन थी? देवांशी। 53 के नाम अगर आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, मुस्कान। उसके बाद में 61 के अंदर, केजी के अंदर जो जीती थी, उनका लड़की का नाम था रंजीता। जबकि 69 के अंदर जीती, उसका नाम था 69 जो कैटेगरी थी उसमें जीतने वाली का नाम था मानसी लाठेर। थोड़ा सा देखिए, मानसी लाठेर। यानी 4 लड़कियों ने इस अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चारों स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़कियां थी। गर्व की बात है। सशक्त महिला, सशक्त भारत होना चाहिए। और लड़कियों को खेलों में, कुश्ती जैसे खेल के अंदर इस प्रकार से आगे जो दिखाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारत के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर सम्मिलित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, माउंट आबू, उदयपुर। सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, झीलों की नगरी। होना भी चाहिए, आपको पता है उदयपुर में काफी झीलें हैं, आर्द्र भूमि ज्यादा है वहां पे, उसे नामित किया गया है। अच्छा, इसमें लिखा गया है ना 3 शहरों में, इनमें और 2 कौन से हैं? तो वो है इंदौर और भोपाल। इसके साथ में कौन है? उदयपुर। उदयपुर को नामित किया गया है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमियों का चयन जो होता है, वो एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम है
रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा रामसर जो है वो कौन सी जगह, कौन से देश का एक स्थल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ ये बताएं कि भारत में टोटल आज की डेट में कितने जो रामसर आर्द्र भूमि स्थल, रामसर साइट्स जो है वो कितनी है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उदयपुर को ध्यान रखें, इंदौर भोपाल के साथ नामित किया गया है वेटलैंड शहर के रूप में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पीएम सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में राज्य के किस जिले को शामिल नहीं किया गया, ये पूछा है। यानी कि 3 को शामिल किया गया, निश्चित रूप से ही बात कहना चाह रहा है। सबसे पहले बात करें ये है क्या, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसकी घोषणा पीएम ने कब की, आप तारीख भूलेंगे नहीं, 22 फरवरी 2024 जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, उसी दिन पीएम के द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत के अंदर जो है वो कम से कम 50,000 शहरों, मतलब जो शहर है उनके अंदर रूफटॉप के ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। उनमें राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया। आपके ऑप्शन उनमें जोधपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर। कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा अजमेर। जबकि जोधपुर, जयपुर और सीकर की 3,000 घरों में जो है रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की बात इस योजना के अंतर्गत की गई है। और कब ये योजना? 22 फरवरी 2024, भूलेंगे नहीं आप। तो अजमेर को अभी शामिल नहीं किया गया है, हो सकता है आने वाले समय में अजमेर और अन्य जिलों को भी शामिल किया जाए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 की थीम क्या थी, आपको ये बताना है। बिल्कुल आपको पता ही है, योग दिवस जो है वो शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2015 से। अच्छा, जो यूएनओ के 177 देश हैं, उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को ये ध्वनि मत से पारित किया कि प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस वर्ष जो है वो 10वां योग दिवस था, जिसकी थीम क्या रखी गई थी, हम ये पूछी गई है। वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, सद्भाव व शांति के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, घर पर योग व परिवार के लिए योग। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग। योग खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, ये थीम रखी गई। ठीक है। अच्छा, 21 जून को ही क्यों चुना गया, आप इसको भी जरूर बताएं, आपको पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध पर जो 21 जून है दिन सबसे लंबा होता है, इस दिन को चुना गया योग दिवस के रूप में। और ये जो योग दिवस था इसमें इस वर्ष समाज और स्वयं के लिए थीम रखी गई थी। अच्छा, एक इसमें बात आ रही है घर पर योग, परिवार के लिए योग। ये घर पर योग, परिवार के लिए योग आपको पता होना चाहिए। कोविड के समय में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय में ये बात, उस समय कोई योग जो है दिवस की थीम रखी गई थी। इस वर्ष जो थीम रखी गई थी आप ध्यान रखें, स्वयं और समाज के लिए योग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के नदी तंत्र को, जल की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पहल, जिसके ऊपर काफी विवाद पहले चल रहा था और आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात कुछ नहीं है। 28 जनवरी 2024 को बहुप्रतीक्षित पेयजल व सिंचाई परियोजना
PKCERCP हेतु राजस्थान का MOU किसके साथ हुआ है? ऑप्शन है यूपी, MP, दिल्ली, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा MP। देखें, सबसे पहले बात करते हैं क्या PKCERCP क्या है। देखिए, PKC पार्वती काली सिंध और चंबल, इन तीनों को मिलाकर के, चंबल यानी कहने का मतलब है चंबल और उसके नदी तंत्र को जोड़ने वाली योजना थी। पहले आपको पता होना चाहिए इस योजना का नाम ERCP था। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय में योजना लागू नहीं हुई या इसको वृहद स्तर पर करना चाहते थे, इसीलिए वर्तमान में इसका नाम जो है वो क्या है, PKCERCP। ERCP का मतलब है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और आपको पता होना चाहिए ये पेयजल परियोजना है। इससे राजस्थान के जो 13 जिले हैं जो पूर्व में स्थित है, उनमें साथ ही साथ जो अपने मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो 2 स्थान हैं, वहां पे जो मालवा और चंबल का जो रीजन है, मालवा व चंबल का जो क्षेत्र है, वहां पे 5.6 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, उन भूमि को सिंचित करने के लिए, साथ ही साथ इन 13 जिलों की पेयजल की समस्या को सुलझाने हेतु एक संयुक्त केंद्र सरकार राज्य सरकार की एक योजना है। इसमें आपने देखा होगा कि जो जल मंत्री थे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ में जो MP के CM और राजस्थान के CM, इन तीनों के मध्य इस बैठक को लेकर के बात हुई थी MP के मिंटो हॉल में। और इस योजना के तहत जो राजस्थान के 13 जिले हैं उनको लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ इतने हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित किया जाएगा। इस योजना में 90% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार का रहेगा, जबकि 10% हिस्सा जो है वो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। यानी 40 लाख करोड़ में से जो 10 लाख करोड़ का हिस्सा है वो राज्य सरकार का रहेगा, बाकी का हिस्सा जो है वो किसका रहेगा, केंद्र का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। UPSC की नई चेयरपर्सन नवनियुक्ति है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे RPSC है वैसे UPSC जो है वो IAS IPS परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो RPSC की तर्ज पे UPSC जो है उन्होंने नई चेयरपर्सन नियुक्त की है, उसका नाम आपको बताना है प्रीति सूदन, रुचिका कंबोज, अल्पना कटेजा और मंजू शर्मा। सही जवाब हो जाएगा प्रीति सूदन। और जो पहले इनके चेयरपर्सन थे मनोज सोनी, उनके स्थान पर प्रीति सूदन को बनाया गया है। जबकि रुचिका कंबोज आपको पता होना चाहिए ये एक राजनयिक थी जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी है। इन्होंने UN संयुक्त राष्ट्र के अंदर अन्य देशों में भी बहुत जगहों पर अपनी सेवाएं दी और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, रिटायर हो चुकी है। अल्पना कटेजा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनमें कुलपति के रूप में कार्यरत है। मंजू शर्मा RPSC के अंदर सदस्य। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एक ख्यात नाम कवि है, उनकी पत्नी है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रीति सूदन UPSC की नई चेयरपर्सन। आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक पूरी कक्षा में आपको आर्थिक समीक्षा संबंधित जितने भी आंकड़े हैं सभी याद करवाने का प्रयास रहेगा आगामी कक्षाओं के द्वारा। फिलहाल प्रश्न देखते हैं। जो आंकड़े जारी हुए उनके अनुसार आपको असत्य कथन बताना है। देखिए, प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र का योगदान 26.72 है, बिल्कुल सही बात है, कृषि क्षेत्र का योगदान इतना ही है। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो GSDP है उसमें
वृद्धि दर 8.03% की गई है, ये भी सही बात है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 90,831। ये जो है ऑप्शन गलत है, हमें यह सत्य बताना है। लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं, स्थिर कीमत पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि केवल उद्योग क्षेत्र में हुई है, यानी सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र दोनों में कमी हुई है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 90,381 नहीं है, ये जो आय है वो स्थिर कीमत पर है, और स्थिर कीमत पर आपको पता होना चाहिए 2011-12 के अनुसार तय की जाती है। प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,67,964 रुपये है, जबकि इसमें 90,831 दी गई है, वो स्थिर कीमत पर है, प्रचलित कीमत पर नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, किताबों पर एक प्रश्न पक्का आएगा व्याख्याता भर्ती परीक्षा में, इसीलिए जो रोज के जो ऑप्शंस के अंदर 3-4 किताबें आपको मिलती है उनको आप याद करें। एक साथ 50 किताबों को एक ही जगह पढ़ पाना मुश्किल होता है, तो आप ऑप्शंस के द्वारा 3-4 किताबों को याद करते रहें और नोट डाउन करते चले। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, यानी कौन सा जो इसमें एक किताब है वो सही मिलान नहीं की गई, वो देखिए। पहला है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। देखो, अ फ्लाई ऑन द वॉल ये एक इडियोम भी है, इंग्लिश जो पढ़ते हैं उनको पता है अ फ्लाई ऑन द वॉल एक इडियोम होती है, कहावत है। क्या मतलब होता है इंग्लिश वाले बेहतर जानते हैं। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आरबीआई के वॉल पर जो है वो एक फ्लाई है। ये बात लिखने वाले अल्पना किलावाला, ये आरबी जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखी है। अब याद भी कर सकते हैं, वॉल, वॉल यानी कि दीवार, दीवार पे अपने क्या लगाते हैं, कील, तो किला वाला, तो वॉल से या वाला से भी वॉल याद रख सकते हैं, और वॉल पे अपने कील लगाते हैं तो उसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। नाइफ, नाइफ किताब है सलमान रुश्दी की, आपको पता है ये नाम पहले भी आया हुआ है। इन्होंने वर्तमान में ये कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, तो इसलिए भी चर्चा में है। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब MJ अकबर, ये सही नहीं है। और एक कुछ ऑप्शन है, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, ये भी सही है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है बताना है, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब MJ अकबर ने नहीं लिखी है। MJ अकबर ने किताब लिखी है कौन सी, गांधी जी के ऊपर। गांधी जी के जो 3 कैंप थे, गांधी इन 3 कैंपेन, ये किताब MJ अकबर ने लिखी है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब किताब जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, चारू निवेदिता, और जो इसका अनुवाद किया था वो करने वाले हैं नंदिनी कृष्णन। एक आपको जानकारी दे दूं, चारू निवेदिता पुरुष है, महिला नहीं है। चारू निवेदिता ने ये औरंगजेब के साथ कन्वर्सेशन के ऊपर किताब लिखी है, क्योंकि उसे मौजूद थोड़ी थे वो, लेकिन उन्होंने एक हास्यपद रूप में बात लिखी है। याद कैसे रखें, बिल्कुल औरंगजेब, आपको पता होना चाहिए उन्होंने उस समय में कई महलों को गिराया, और एक महल, एक मूर्ति को मेवाड़ क्षेत्र के अंदर लेकर के आए थे, और वो मेवाड़ क्षेत्र में स्थापित की गई थी उनसे बचा करके। तो निवेदन किया गया था मेवाड़ के महाराजा से, उन्होंने वचन भी दिया था कि यहाँ पे राजपूतों के सर कटेंगे लेकिन मूर्ति सुरक्षित रहेगी, और वो मूर्ति कृष्ण के रूप में थी। तो नंदिनी कृष्ण से भी आप याद रखेंगे वो मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, किस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब किताब है चारू निवेदिता की, और नंदिनी कृष्णन ने इसको अनुवादित किया था।
एक समंदर मेरे अंदर भी इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखें। संजीव जोशी, संजीव जोशी जो कि आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस, ब्रह्मोस के अंदर जो सीईओ डिप्टी सीईओ के पद पर हैं, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, एक समंदर मेरे, नेवी से संबंधित है, ठीक है। और इस किताब का जो विमोचन है वो NSA अजीत डोभाल जी द्वारा, और साथ ही साथ अजीत डोभाल, और साथ ही साथ जो हमारे सेकंड CDS अनिल चौहान जी के द्वारा इस किताब को विमोचित किया गया था, एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव जोशी, ब्रह्मोस में डिप्टी सीईओ। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, MJ अकबर ने नहीं लिखी, चारू निवेदिता ने लिखी। देखिए थोड़ा सा गला खराब था, उम्मीद है आपको सारे प्रश्न जो हैं वो ढंग से क्लियरली समझ में आए होंगे। साथ साथ आंसर देते चलें, नोट डाउन करते चलें। कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर पूरी कक्षाएं आएगी, रैपिड रिवीजन भी होगा कुछ कक्षाओं के बाद में। रोजाना सवेरे 7 बजे जो है वो आप तैयार रहें। करंट जी के फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए नियोजित की गई कक्षाएं हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने के लिहाज से बनाई गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। NDC क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाए जा सके। धन्यवाद।